हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्लास 11 चैप्टर 3 एम्प्लॉयमेंट ऑफ बैंकिंग फंड्स के पार्ट नंबर 8 में। आज हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट यानी कि वो कैश जो कि क्रेडिट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो कैश क्रेडिट है इसको शॉर्ट में CC भी कहते हैं। ये कैश क्रेडिट जो है ये फैसिलिटी मिलती है, किसको मिलती है? इंडस्ट्रियल या फिर बिजनेस कस्टमर्स को। किसको मिलती है? इंडस्ट्रियल ऑब्लिक बिजनेस कस्टमर्स को। इस फैसिलिटीज में जो आपके पास स्टॉक होता है, स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है और फिनिश्ड गुड। मतलब टोटल आपके पास जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा है उसको आप एज अ सिक्योरिटी कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। स्टॉक एज सिक्योरिटी इन टू बैंक। सर ये सिक्योरिटी के रूप में जो अपना स्टॉक रखते हैं इसका बैंक क्या करती है और इससे क्या होता है? देखिए, अगर जब हम अपना स्टॉक एज सिक्योरिटी रखते हैं, स्टॉक एज सिक्योरिटी, तो उसके अगेंस्ट 75 to 80% ऑफ स्टॉक हमें कैश फैसिलिटी मिलती है, कैश क्रेडिट। 75 to 80% ऑफ स्टॉक कैश क्रेडिट फैसिलिटी। तो जितना जो हमारा स्टॉक है जो कि हमने बैंक के पास एज अ कोलेट्रल रख रखा है, उसके अगेंस्ट में हमें 7 to 80% ऑफ स्टॉक क्या मिल जाती है? हमें क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, इतना हम कैश बैंक से ले सकते हैं। और ये आपकी जो टोटल स्टॉक है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 75 to 80% में आप जो निकालते हैं उसमें इंक्लूड होता है आपका स्टॉक प्लस बुक डेप्ट यानी कि डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स फॉर परचेज। तो इसके बाद जो अमाउंट निकल के आता है उसका 75 to 80% जो है उतनी हमारी लिमिट होती है, उतना कैश जो है बैंक से निकाल सकते हैं। अब ये जो है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपना पूरा स्टॉक उठाकर जो है बैंक के पास जाते हैं और रखाते हैं, नहीं। बैंक को उसके जो पेपर्स होते हैं, लीगल पेपर्स, हम वो दे देते हैं। उसकी जो ओनरशिप है उस टाइम के लिए वो मोर्टेज कर देते हैं, किसके पास? बैंक के पास। तो बैंक कभी कभार जो है जब सरप्राइज चेक करती है, क्या करती है? सरप्राइज चेक करती है गोडाउन में कि जो आपने बताई थी क्वांटिटी और वैल्यू, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक, वो उतनी है या फिर नहीं है, और आप उस मेंटेन कर पा रहे हैं उस लेवल को जितना आपने बताया था मुझको। तो ये सारे आप क्या जाते हैं? सरप्राइज चेक यानी कि का बैंक आपके गोडाउन पर चेक कर सकती है। तो ये आपकी कैश क्रेडिट लिमिट है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है वो आ जाता है ओवरड्राफ्ट। क्या आ जाता है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपने अक्सर सुना होगा। इसमें आप अपने अकाउंट में जो पैसा है उससे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अकाउंट से ज़्यादा, अकाउंट में बैलेंस से ज़्यादा पैसा। जो अकाउंट में बैलेंस है उससे ज़्यादा फंड आप निकाल सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ जो है आपको 1 साल के लिए मिलती है। कब तक मिलती है? 1 साल के लिए। और उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट है, आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है, उसको चेक किया जाता है और फिर आपके लिए ये लिमिट एक्सटेंड की जाती है। बैंक देखती है कि आपको ये लिमिट और एक्सटेंड करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए।
ये बेसिकली प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। प्रोफेशनल्स यानी कि प्रोफेशनल्स मतलब डॉक्टर्स, लॉयर्स और आपके एडवोकेट्स एटसेट्रा, इन लोगों को ये फैसिलिटी दी जाती है। और किसी अदर इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, और वो डिपेंड करता है अदर इंडिविजुअल को देने के लिए क्रेडिट वर्दीनेस पे। अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो आपको भी मिल जाएगा। और इसमें कोई हमें सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, यानी कि नो कोलेट्रल, ऑन द स्पॉट नहीं देनी पड़ती है। तो ये सारी थी। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि कौन कौन सी टाइप्स होते हैं। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये देखिए, ये दो होते हैं। एक हो जाता है इसमें इंट्राडे, इंट्राडे ओडी लिमिट और एंड ऑफ डे ओडी लिमिट, एंड ऑफ डे ओडी लिमिट। देखिए, इंट्राडे ओडी लिमिट यानी कि ओवरड्राफ्ट लिमिट जो कि इंट्राडे वाली है, उसमें क्या होता है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि आप एक दिन के अंदर इतना पैसा निकाल सकते हैं ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में। मैक्सिमम, ये क्या है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है ओवरड्राफ्ट की कि आप इतना पैसा निकाल सकते हैं। तो आप मैक्सिमम लिमिट तक निकाल तो सकते हैं, लेकिन बाय द डे, जो आपकी लिमिट है उसको आप नॉर्मल के अंदर लाना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए जो ओवरड्राफ्ट की लिमिट है वो एक दिन की, वो मैक्सिमम 4 लाख है अप्रॉक्स, कभी हो नहीं सकती इतनी। आप चलिए 40,000 मान के चलते हैं। जो मैक्सिमम लिमिट है ओवरड्राफ्ट की वो 40,000 है एक दिन की, और जो नॉर्मल है वो 5,000 है। तो आप एक दिन में मैक्सिमम 40,000 तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको डे एंड होने से पहले उसी दिन में आपको जो है वो ओवरड्राफ्ट जो आपने ले रखा है उसको नॉर्मल लिमिट में लाना पड़ेगा, यानी कि आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका इंट्राडे। इसके बाद आ जाता है एंड ऑफ डे। कौन सा, एंड ऑफ डे ओडी लिमिट। देखिए, एंड ऑफ द डे ओवर लिमिट मतलब इसमें भी आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, मैक्सिमम ओडी लिमिट जो है वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसको नॉर्मल लिमिट में लाने के लिए आपको उसी दिन नहीं करना होता है, आप कुछ दिनों के अंदर यानी कि फ्यू डेज के अंदर उसको आप ओवरड्राफ्ट को जो है नॉर्मल लिमिट के अंदर ला सकते हैं। यानी कि देखिए डिफरेंस क्या समझ में आता है, इंट्राडे ओवर लिमिट जो है ओवरड्राफ्ट लिमिट है उसमें आप मैक्सिमम लिमिट तक निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसी दिन एंड ऑफ द डे आपको वो नॉर्मल लिमिट के अंदर ओवरड्राफ्ट लाना पड़ेगा। और ये जो आपका एंड ऑफ द डे ओवरड्राफ्ट लिमिट है इसमें आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आप नॉर्मल लिमिट के अंदर 2-3 दिन के अंदर इसको ला सकते हैं। तो ये थी इसकी एंड ऑफ द डे ओवरड्राफ्ट लिमिट। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है ओवरड्राफ्ट की। देखिए एडवांटेज क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। यानी कि जब आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं होगा या जब आप ओवरड्राफ्ट चाहते हैं तब आप कर सकते हैं, यानी कि कन्वीनियंस है, फ्लेक्सिबल है। इसके बाद दूसरा क्विक है। ओवरड्राफ्ट को आप इसको करने के लिए आप जो नॉर्मल लिमिट के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं। क्विक है, क्विक टू अरेंज। इस पैसे को अरेंज करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होती है और बैंक भी आनाकानी नहीं करती है। क्विक टू अरेंज फॉर फंड्स। इसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेज।
डिसएडवांटेज में पहला जो आता है वो आपका आ जाता है कॉस्ट। देखिए, ओवरड्राफ्ट जब आप करते हैं तो आपको उसके ऊपर जितने टाइम के लिए आपने किया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और फीस वगैरह देनी पड़ती है। क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट एंड फीस। और इंटरेस्ट जो होता है वो जो रेट होता है वो हायर होता है देन लोन। जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है उनसे ये हायर होता है, इसलिए ये कैसा हो जाता है? एक्सपेंसिव हो जाता है। एक्सपेंसिव होने का मतलब आपकी रीच से बाहर होना। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आपका हो जाता है रिकॉल। ये रिकॉल क्या है इसको देखते हैं। रिकॉल का मतलब ये है कि जब तक टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि कोई एग्रीमेंट आपके और बैंक के बीच में नहीं होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए, तो बैंक आपसे कभी भी रिकवर कर सकती है ओवरड्राफ्ट का अमाउंट। बैंक कैन रिकॉल और रिकवर ओडी अमाउंट एट एनी टाइम। तो इससे आप जो है, अगर आप पेमेंट करने में जिस टाइम उसने मांग लिया और अगर आप पेमेंट करने में क्या हो गए, फेल हो गए, तो आपको ये और हाई इंटरेस्ट पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज है। इसके बाद जो तीसरा और लास्ट डिसएडवांटेज आता है वो आपका है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी का मतलब जो है, कभी कभार आपने जो ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो बैंक आपसे बिना पूछे या बिना बताए आपकी जो आपने असेट्स रख रखी हैं बैंक में उसको सिक्योर कर लेता है, यानी कि एज अ कोलेट्रल वो आपसे ले लेता है बिजनेस असेट्स, बिना बताए या बिना किसी कहे, जो कि आपको रिस्क पे रख देता है अगर आप फेल हो जाते हैं टू मेक पेमेंट। अगर आप पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं तो बैंक जो है आपकी जो असेट्स आपने बैंक में रख रखी है किसी पर्पस से, तो उसको वो यूज़ कर लेता है एज अ कोलेटरल और अपनी अमाउंट की रिकवरी कर लेता है। तो ये था आपका ओवरड्राफ्ट। इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है परचेज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। क्या आ जाता है? परचेज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। देखिए, जो अक्सर ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस ड्यूरेशन में वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए सेलर बिल लिखता है बायर पे। सेलर इस केस में हो जाता है ड्रावर और जो बायर है वो हो जाता है ड्रावी। तो बैंक जो है वो बिजनेस एंटिटी यानी बिजनेस फर्म को वर्किंग कैपिटल देने के लिए ये सोर्स भी यूज करती है जो कि है परचेज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। देखिए, अब जो बिल है वो दो फॉर्म में ड्रॉ हो सकते हैं। पहला हो जाता है डीपी बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? डीपी बेसिस पे। डीपी बेसिस का मतलब डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। क्या है इसका? डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, यानी कि अगेंस्ट पेमेंट बेसिस। इसमें क्या होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बेसिस पे? इसका मतलब ये होता है, इसमें जो सेलर का बायर के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो कैसा होता है? इमीडिएट पेमेंट। मतलब आपको इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, ये आपका कैसा होता है? इमीडिएट पेमेंट। और इस केस में जो बायर बैंक है वो कलेक्ट कर लेती है मनी बायर से। जो बायर बैंक है वो कलेक्ट करती है बायर से। कलेक्ट्स मनी फ्रॉम बैंक एंड डिलीवर्स द डॉक्यूमेंट। देखिए, इस केस को एक बार दोबारा देखते हैं। देखो, बैंक जो क्या करती है, सेलर जो है वो बैंक के पास डॉक्यूमेंट दे देता है जो आपके बिल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और
बाय जो सेलर है वो बैंक से ये कह देता है, अगर आपके पास जो ये बिल है कौन सा बेसिस है, डीपी बेसिस, यानी कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। तो जैसे ही एग्रीमेंट जो बायर से इमीडिएट पेमेंट बेसिस के लिए है, तो अगर जैसे बायर आपको पेमेंट कर देता है, तुरंत आप बायर जो है बायर से अमाउंट कलेक्ट कर लीजिए और उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि उसका जो बीपी है वो उसको रिटर्न कर दीजिए। ये हो जाता है डीपी बेसिस यानी कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बेसिस। इसके बाद आ जाता है डीए बेसिस। डीए का मतलब है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। कौन सा बेसिस है ये, एक्सेप्टेंस। इस केस में क्या होता है, जो एग्रीमेंट होता है सेलर और बायर के बीच में वो एक क्रेडिट लिमिट का होता है, मतलब एक ड्यूरेशन 30 डेज 45 और 60, मतलब और भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। जो बिल ड्रॉ किया जाता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने, वो ये वाला केस है। इसमें क्या होता है, जब बायर जो है वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको जो है डॉक्यूमेंट दिया जाता है, मतलब उसका जो बीपी यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बायर को दे दिया जाता है। और ऑन द मैच्योरिटी जब बायर पेमेंट करता है तो वो बैंक पेमेंट कलेक्ट कर लेती है और उस पेमेंट को सिक्योर हो जाता है। एक बार दोबारा देखते हैं डीपी और डीए। देखिए बिल्स के केस में क्या होता है, जो सेलर होता है वो अपना बिल जो है वो बैंक को देता है और बैंक को देने के बाद उससे बैंक जो है उस बिल को या तो परचेज कर लेती है या तो डिस्काउंट कर देती है। और उसके बाद अगर सेलर और बायर का जो रिलेशन या फिर एग्रीमेंट है, अगर वो इमीडिएट पेमेंट का है, किसका है, इमीडिएट पेमेंट का, तो इमीडिएट पेमेंट के केसेस में अगर जो एग्रीमेंट इमीडिएट पेमेंट का है तो बायर बैंक जो है यानी कि जो बैंक है वो बायर से पेमेंट कलेक्ट कर लेती है और उसको उसका बीपी वापस दे देती है। और अगर हमारा एग्रीमेंट सेलर और बायर के बीच में एक्सेप्टेंस का है तो जो बायर है वो बिल एक्सेप्ट जब कर लेगा, बिल एक्सेप्ट कर लेगा बायर, तो बैंक डॉक्यूमेंट बायर को दे देगी और जब पेमेंट आएगा तो उस पेमेंट को कलेक्ट कर लेगी। अब देखिए कौन सा बिल परचेज होता है और कौन सा डिस्काउंट होता है। देखो जो बिल डिमांड पे पे होते हैं, पेएबल ऑन डिमांड, मतलब जिसमें कोई क्रेडिट लिमिट नहीं दी जाती यानी कि इमीडिएट पेमेंट वाले। और इमीडिएट पेमेंट का वाला बिल कौन सा है, डीपी बेसिस। तो इमीडिएट पेमेंट जो है वो किस में होता है, डीपी बेसिस यानी कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बेसिस पे। तो जो ये बिल होते हैं इनको क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। तो परचेज ऑफ बिल कौन सा होता है, वो बिल जो कि डीपी बेसिस पे ड्रॉ किया गया है। इसके बाद अगला जो आता है वो आ जाता है हमारा पेमेंट आफ्टर सम टाइम यानी कि आफ्टर क्रेडिट पीरियड। तो ये पेमेंट आफ्टर क्रेडिट पीरियड कौन सा होता है, यानी कि आफ्टर सम टाइम यानी कि डीए बेसिस यानी कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बेसिस, एक्सेप्टेंस बेसिस, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बेसिस। तो ये बिल क्या होती है, इनको डिस्काउंट किया जाता है, बैंक क्या कर देती है, डिस्काउंट कर देती है। तो अगर इसको समराइज़ करें एट लास्ट, डीपी बेसिस के जो बिल होते हैं उनको परचेज कर लेती है बैंक और जो डीए बेसिस यानी कि एक्सेप्टेंस बेसिस के होते हैं उनको डिस्काउंट कर देती है बैंक, डिस्काउंट ऑफ बिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आप इसको समझेंगे और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय भोलेनाथ। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल।